उत्तर प्रदेश से लेकर तिरुपति तक की बात होगी, दिल्ली की भी, और कैसे अरविंद केजरीवाल इस बार संघ के कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी को घेरना चाह रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं इस सेगमेंट में और सबसे पहले बात मंदिर के प्रसाद की करेंगे। देखिए, तिरुपति में जिस तरीके का केस सामने आया उसके बाद आज की तारीख में शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और इसी के बीच डिंपल यादव ने स्टेटमेंट दिया। डिंपल यादव ने कहा कि मथुरे के पेड़े से लेकर तिरुपति तक के प्रसाद तक की जांच होनी चाहिए, यानी कि जो इस वक्त दक्षिण में हो रहा है उन्होंने उत्तर प्रदेश में दोहराने की कोशिश की है कि जांच होनी चाहिए। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि दोनों में फर्क क्या है। वहां पर तिरुपति में बाकायदा इसके लिए एक बोर्ड है जो ये काम करता है, जिसकी निगरानी में सब कुछ होता है। प्रसाद बाहर से मंदिर में नहीं जाता है, ये हर भक्त जानता है। वहाँ पर प्रसाद तैयार होता है, फिर प्रसाद जो है वो भक्तों में वितरित होता है। लेकिन मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, या जितने बड़े मंदिर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, या केवल उत्तर प्रदेश नहीं, आप राजस्थान के बड़े मंदिरों की बात कर लें, आप मध्य प्रदेश के बड़े मंदिरों की बात कर लें, अधिकतर सब जगह पर प्रसाद बाहर की दुकानों से लेकर, हनुमानगढ़ी की बात कर लें आप, बजरंगबली को चढ़ने वाला लड्डू है वो दुकानों से लेकर जाते हैं, वहाँ पर प्रसाद के तौर पर चढ़ाते हैं, थोड़ा वहाँ चढ़ाया जाता है, हाँ, और उसके बाद फिर भक्त लेकर आ जाते हैं। तो डिंपल यादव ये जो कहने की कोशिश कर रही हैं, अवधेश जी मैं आपसे शुरू करती हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, वो कहना क्या चाह रही हैं, इसे हम कैसे समझें? नहीं, अब इस समय चूंकि ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और हिंदुओं के अंदर खासकर जो वैष्णव लोग हैं और बाकी उनके अंदर जो भाव पैदा हुआ है उन्होंने देखा है, तो उनके बयान को बहुत ज़्यादा गंभीरता और गहराई से हम लेने की बजाय उसको भी राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अभी जो धारा में अखिलेश यादव उनकी पार्टी चल रही है वो धारा ऐसी है कि बिल्कुल एक विपरीत खड़े हो। जो कर्मकांड है, जो ब्राह्मणों के दिए हुए रास्ते हैं, जो जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, वो सारी चोट उसी पर कर रहे हैं। तो अब यह है कि इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि जब एक जगह हो गया है तो जितने बड़े मंदिर हैं वो वहाँ का प्रबंधन, वहाँ का प्रशासन, आसपास बेचने वाले प्रसाद में से जो वहाँ का फूड डिपार्टमेंट है, एक बार सबको टेस्ट करके उसको सुरक्षित करें। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन इसके आधार पर हम सभी पर प्रश्न उठाए कि भाई मथुरा और वहाँ गोलमाल चल रहा होगा, और थोड़ा बहुत मिठाई में तो गोलमाल हमारे यहाँ जब दीपावली आती है तो सारे टेलीविजन चैनल पर लोग दिखाना शुरू करते हैं। वो एक विषय होता है, हम किसी दुकान से लेके जाके जब मंदिरों में चढ़ाते हैं। यहाँ मूल बात ये होती है कि मंदिर स्वयं जो भोग लगाता है और मंदिर की ओर से जो प्रसाद आ रहा है उसकी शुद्धता, वैसे तो शुद्ध हर चीज होना चाहिए चारों तरफ की, वो यहाँ तिरुपति में प्रश्न के घेरे में आया हुआ है। जैसे दीपावली, होली से पहले, बड़े त्योहारों से पहले शुद्ध के लिए युद्ध जैसी एक ड्राइव चलती है, यहाँ तो कोई ड्राइव वाली बात नहीं है। ये जो मैं तो पॉलिटिकल इसका मोटिव समझने की कोशिश कर रही हूँ विजय जी। ये जो नायडू और रेड्डी वाली पॉलिटिक्स है, क्या वो यूपी में चला सकते हैं जो डिंपल यादव ये स्टेटमेंट दे रही है, या फिर बहुत जेन्युइनली खाली सिर्फ स्टेटमेंट को ले लें? बहुत, मैं तो कह रहा हूँ उसको बहुत सीरियसली लेने की बात नहीं है। उन्होंने एक बात कह दी है कि ठीक है, और इस सवाल पर भी चर्चा हो। सीरियसली लेने की जरूरत है? नहीं, वो नहीं कह रहे, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रही है। और शुद्धि की बात एंगल है, अच्छा, पॉलिटिकल एंगल है जो अवधेश जी ने बहुत साफ तरीके से उसको बताया। और दोनों जगह के मंदिरों के प्रसाद में फर्क है जिसका जिक्र आपने कर दिया, तो वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहां पर और जगह पर बन रहा है वो शुद्ध ना बने, उसकी भी एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन वो फूड डिपार्टमेंट और वो, लेकिन तिरुपति वाले मंदिर का प्रकरण और ये जो दूसरे मंदिर हैं उनको दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। डिंपल जी जो बात कह रही है उसको ठीक है, उनको भी लेना चाहिए कि शुद्ध होना चाहिए प्रसाद। नहीं तो आप वो कहेंगे वो तो आप चाहते नहीं कि शुद्ध ना हो पेड़े मथुरा के, तो वो भी ठीक है। मुद्दा दूसरा है, और मैं तो समझता हूँ कि ये जो तिरुपति वाला जो मसला हुआ ना, इससे हमारे जो बड़े मंदिर हैं उनके प्रशासन को लेकर, उनके मैनेजमेंट को लेकर जो बहुत सारी एक डिबेट चल रही है देश भर में, उस पर भी सरकार को चर्चा करनी चाहिए। और वो यदि सुधारा जा सकता हो, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ देवस्थानम में क्या गड़बड़ है, लेकिन और जो बड़े मंदिर हैं जिनको लेकर भी चर्चा हो रही है उस पर भी एक बहस हो, या सरकार उस पर ध्यान दे कि किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाए। बहुत सारी बात हो रही है कि सरकार के कंट्रोल में जो मंदिरों का मैनेजमेंट है उस पर भी चर्चा हो जाए और एक बहस उस तरह से शुरू हो। और प्रसाद को लेकर शुद्धिकरण की बात और ये सब, तो क्योंकि ये आस्था का मसला है बहुत सारे लोगों के लिए। और अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, फॉर्मर
प्रेसिडेंट ने भी उस बात का जिक्र किया कि इससे सब लोग संदेह के घेरे में आते हैं, सारे मंदिर या प्रसाद को लेकर। तो वो एक चिंता होनी चाहिए, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये आस्था का इशू है और एक मैनेजमेंट का इशू है। इसको कैसे देखा जाए, कैसे नहीं देखा जाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तिरुपति के मंदिर को भी रेड्डी और नायडू वाला वर्सेस करने की बजाय उस मंदिर की व्यवस्था को कैसे देखा जाए, या ईसाई वर्सेस क्रिश्चियन देखा जाए, ईसाई वर्सेस जो हिंदू हैं, उस तरह की भी बजाय एक मैनेजमेंट के लेवल पर क्या हो रहा है वो होना चाहिए। आपने दिवाली का जिक्र किया तो मुझे उसमें एक और बात आई, पता नहीं कितना उससे सब लोग सहमत होंगे, कि दिवाली पर ये जो हम मावा को लेकर, खोवा को लेकर बहुत ड्राइव चलाते हैं, वो ड्राइव तो ठीक है, उस पर होना ही चाहिए, उस पर कोई रोक नहीं लगा है, लेकिन मुझे वो एक बिजनेस राइवलरी के तौर पर दिखाई देता है कि आप मतलब देश में एक चॉकलेट्स का बड़ा बिजनेस है। वो अभी तक हम लोग मिठाइयाँ खाते थे, खोआ, लड्डू, ये वो, अब दिवाली आते आते हमें घबराहट होने लगती है, और हम चॉकलेट्स में कितनी जांच हो रही है, ठीक है कि नहीं है, क्या हो रहा है उसमें लिख के रख लूंगी। अगर दिवाली वाले दिन आप लोगों के साथ कहानी कर रही होंगी ना, इस पर मैं जरूर चर्चा मतलब ये एक बिजनेस राइवलरी का भी एक प्रश्न है, इसको भी देखना चाहिए कि वो हमारा छोटे-छोटे दुकानदार, छोटे-छोटे दुकानदार और वो सब लोग भी है ना, और अब हमें घबराहट होने लग गई है। एक चीज पर मुझे जरा हर्षवर्धन जी बोलेंगे, 2 खबरें और है मेरे पास कि आजकल ये गाय के गोबर और पेशाब वाले लोग सामने नहीं आए कि भाई वो जो तिरुपति का शुद्धिकरण जो हो रहा है, गाय का गोबर, गाय का पेशाब, गाय का दूध, गाय के घी से वो जो सेकुलर मुख्यमंत्री और उसको सब शुद्धिकरण करवा रहे हैं, तो गाय के इस सब का मजाक उड़ाने वाले लोग अभी तक खड़े नहीं हो रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। ये हमारे बार बार मेरे ध्यान में ही आ रहा है। तो अच्छी बात है। हर्षवर्धन जी, इस पर रिएक्शन देना है आपने, या मैं 2 खबरें और हैं? एक लाइन तो बोल ही देता हूँ। अब हम कुत्ता पालक समाज होकर गाय का देसी घी शुद्ध मिल जाए, ये कल्पना करेंगे तो ये ठीक नहीं है। और ये ठीक बात है, क्योंकि मैं भी यहाँ गाय नहीं पाले हूँ तो हो सकता है कोई कह दे कि आप ही पाल लेते। लेकिन जहाँ पे लोग पालने की स्थिति में है, एक तो वो नहीं पालते, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अगर फ्लैट में कुत्ता लेके रह सकते हैं, आप राह चलते उनके जो मल मूत्र को उठाते हुए चल सकते हैं, तो गोबर इतना भी गड़बड़ नहीं होता है। दूसरे वाले पक्ष पे तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ऐसा भी गड़बड़ नहीं होता। इसको भी जरा सोचिए, अगर ये सोचेंगे, वरना ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी और एक दिन हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। उस वक्त तो छोड़ दीजिए, जब होली, दिवाली या किसी त्योहार पे हम करते हैं, वो निश्चित तौर पर चॉकलेट कंपनियों का रहता है, लेकिन ये सवाल तो खड़ा होता है ना कि अचानक इतना खोया, इतना कुछ कैसे आ पाएगा, और मिलावट भी उसी दौरान। 2 तस्वीरें अब मैं आपके सामने रखूंगी। एक तस्वीर तो वो, क्योंकि दोनों आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए दोनों खबरें। आज आतिशी ने बतौर मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण कर लिया है। जरा वो तस्वीरें प्ले कर दे दर्शकों के सामने। उन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठी। अब वो अगले 4 महीने तक एक भरत की तरह काम करेंगी, जैसे राम जी की खड़ाऊ रखकर भरत ने राम राज चलाया था, शासन किया था, ठीक उसी तरीके से आतिशी बैठी हुई हैं। थोड़ा इस पर मैं भी चलिए पहले बोल ले, मतलब ये वही मैं भी कहने वाला था कि क्योंकि ये कह के हम लोग, ये लोग तो विलेन मत बनाइए ना, ये लोग तो नेता हैं। आप उन्होंने कहा नहीं कह भी रहे हो तो भी उसकी आलोचना के साथ शुरू करना चाहिए। भरत मतलब किन महान आदर्शों पर वो अपने भाई के लिए उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं, किन महान आदर्शों पर वो रघुकुल की रीति कही जाती है, किन महान आदर्शों पर एक पुत्र अपने पिता के जो वचन है उनका लाज रखने के लिए चला जाता है, एक महान आदर्श पर पूरा का पूरा राज्य खड़ा हो जाता है, पूरी सेना उनके साथ चली जाती है, एक महान आदर्शों पर वो कुटिया बनाकर रहते हैं। नहीं, इसमें एक और उसमें आप ये जो सत्ता के कुटिया वाली बात कह दी, सुनिए सत्ता के लोभी लोग हैं। एक मिनट, एक नंबर के लालची। कुर्सी तो छोड़िए, कुर्सी छोड़ दी है, यानी घर में भी प्रवेश नहीं करेंगे, सीएम आवास में भी यानी आतिशी नहीं जाने वाली। मैं एक चीज जोड़ दूं हर्षवर्धन जी की, क्योंकि जैसी भरत की बात हुई ना, जो लोग भरत को, रामचरितमानस को नहीं पढ़ा है, जो अभी नई जनरेशन है, उसमें हम सब लोग क्या मिलकर कर रहे हैं कि एक तो खड़ाऊ राज, एक नया शब्द हम लोगों ने गढ़ लिया, ये भी बड़ा विचित्र है। तो वो खड़ाऊ राज और भरत को हमने विलेन बना दिया। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। की चर्चा करें, चंपई जी की करें या किसी जीतन राम मांझी की बात करें, तो उससे हमने क्या, भरत का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है उस पूरे सिस्टम को, भरत को और खड़ाऊ राज को भी, अब हम दोनों को एक नेगेटिव कोनोटेशन के साथ देखते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये राजनीति की जो मतलब सीमाओं के बाद की बात है कि जब आप एक कुर्सी को अलग रखकर जब बैठे, कुर्सी क्या होता है, कुर्सी वो चेयर
थोड़ी है जिस पर वो बैठ रहे थे। कुर्सी तो मुख्यमंत्री की Position है। कुर्सी है ना, Position पोजीशन है। है, वही है जो ये साइन करेंगे, जो स्टैंप पोजीशन है, लगेगी, जो स्टैंप है। बिल्कुल। जो तो वो चीफ सेक्रेटरी मैं- आकर उनके मैं वो सामने जो झुका भरत हुआ है। वाली बात हर्षवर्धन जी आप कह रहे हैं, विजय जी आप कह रहे हैं, मैं उसमें 110% सहमत हूं। और वो तमाम लोग जिन्होंने रामायण पढ़ी है, जो चाहे मेरी जनरेशन के हो, मेरे से पहले की जनरेशन के हो, या हमारे बाद की भी जनरेशन, ऐसे बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है ये जो लोकतंत्र रामायण का पढ़ते उपहास है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये रामचंद्र ने चाटुकारिता कब कहा था कि मैं अभी जो है किसी भ्रष्टाचार से मुक्त होके आऊंगा, या तू अभी रहो, मैं आगे आके गद्दी पर बैठूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरा, उनको वन जाने का आदेश भी नहीं था। पिता तो छटपटा रहे थे कि हम कैसे बोले, लेकिन चूंकि उन्होंने कभी वचन दिया था वचन दे कैकेयी दिया को था। कि आप जो मांगोगे, और माता ने मांग दिया है, उसके लिए मैं जा रहा हूं, उनका राज्याभिषेक नहीं, हमको नहीं चाहिए। वो तो मतलब वो त्याग की, मतलब राज सत्ता से पॉलिटिकल ऊपर त्याग उठ है, के। नहीं, ये वाला पॉलिटिकल त्याग है। त्याग थोड़े हुआ है, इसीलिए ये तो इनको मालूम है कि अवधेश अगर ये जी, सब नहीं करेंगे तो एक लाइन लोगों को सुनाई दे जाए। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कहा करते थे, राम जन्मभूमि मंदिर पर क्या है, कुछ और बना दो, शिक्षा संस्थान बना दो, शौचालय बना दो, कुछ मैं और बना आतिशी दो। का बयान सुना यही देती हूँ उनकी सर। आतिशी खुद क्या कह रही थी जब चार्ज ले रही थी, तो आप सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि मुझे इससे ये समझ में आया कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुर्सी भी भव्य है। क्योंकि मैं वो जो हर्षवर्धन जी शीश महल का जिक्र करते हैं, वो तो कभी नहीं निकलेंगे। इनकी कुर्सी तो थोड़ी सी सामान्य लग रही है आतिशी जी। थोड़ी ऊंची भी लग रही है। आतिशी देखिए अब मुख्यमंत्री बन गई है, आतिशी के पास अब खाली 120-125 दिन है, तो नाम भी आतिशी, और कहते हैं ना कि सर 13 मंत्रालय भी है। मंत्रालय भी और नाम में भी आतिशी है, तो वो कहते हैं ना कि भाई आतिशी पारी खेलना होगी। क्रिकेट में कहते हैं ना कि T20 में आतिशी पारी खेल के मैच शुरुआत जिताया। अच्छी है। तो अब मुझे लगता है नहीं, 120 शुरुआत दिन है, आतिशी है। आतिशी बहुत- निर्णय लेना पड़ेगा उन्हें, वैसे परफॉर्म बहुत करना पड़ेगा। शानदार शुरुआत और है। अगर बेहतर प्रदर्शन करेगी 120 दिन में, तो मुझे लग रहा है फिर इस बात की चर्चा होगी कि अरविंद केजरीवाल के 10 साल बनाम आतिशी के 125 दिन, और फिर और चुनाव आतिशी के- इसकी चर्चा करवाएगी कि नहीं, ये देखिए, तो थोड़ा- जो 10 साल में ये- केजरीवाल ये नहीं कर समीर पाए, जी वो 3-4 120 दिन में से- मैंने करके दिखाया है। 3-4 दिन जो आप कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आतिशी जी को आजकल आप सलाह दे रहे हैं। नहीं, आतिशी मुझे जी तो ऐसा उस लग हिसाब रहा से है। काम करती है, मतलब लेकिन इसका दूसरा चर्चा पहलू तो यह होगी है। फिर। आप देखिए जरा, और मैं इसको विशुद्ध शब्दों में कहूं कि ये चाटुकारिता गुलामी है, लोकतंत्र का प्रहसन है, संविधान को ठेंगा दिखाना है। इस देश का मतदाता जो जनता है, जिसको हम कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, उसको मूर्ख बनाने की कोशिश है। और शायद वो वहां पर ले जाना चाहती हैं आतिशी, जहां अरविंद जी कहें कि अब हम सिर्फ संयोजक रहेंगे। आतिशी इसी तरह से कुर्सी बगल में रखकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी रही। मतलब हैरानी है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री मान लिया, मान लिया ना, बिल्कुल, दिल्ली की जनता बिल्कुल। ने उनको मुख्यमंत्री मान लिया, लेकिन आतिशी वो जी अपने ने आप खुद को को नहीं अपने मान आप रही हैं। मुख्यमंत्री नहीं माना है। ये एक राजनीतिक जो क्या खाली बोलना चाहिए इसको, पॉस्चरिंग है क्या सर, posturing लेकिन है, काम तो posturing। वही करेंगी ना, सील उनकी होंगी, सिग्नेचर उनके नहीं, होंगे। उनको करना ही है। लेकिन जिम्मेदार। मुख्यमंत्री जिस ऐतराज कुर्सी में पे बैठेगा वो विजय जी कुर्सी भी नाराज मुख्यमंत्री की हो काम जाती है। नहीं करना है भाई, सिर्फ चुनाव ठीक है चुनाव सर, क्या करना है? 120 अरे सर, एक और खबर है। नहीं, सुनो कि इसमें संविधान जो है, इसमें रक्षा हो रही है क्या? इसमें ये INDIA को आके इस पर बयान देना चाहिए। मैं एकदम से और मुझे ये सुनने देश में आया। सवाल पूछ रहा है कि आपके व्यक्तिगत रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से करके क्या ये भारतीय संविधान में लिखी हुई बातों के, उसकी भावनाओं का क्या ये सम्मान करना है, उसकी रक्षा करना है? ये प्रश्न सबसे बड़ा इसमें खड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ अब कुर्सी देखिए, में आतिशी ये आप बता रही जो है- INDIA कह रहे थे, मुझे अचानक से लगा आप NFT कह रहे थे, NFT को यहाँ आना चाहिए था, ये अरविंद देखना केजरीवाल की चाहिए जो था। कुर्सी है, ये विक्रमादित्य का सिंहासन है, जैसे उस मैं तरीके से वो बता रही है। अगली खबर पर आ जाती हूँ, क्योंकि ये भी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल संघ के कंधे पर बंदूक रखकर इस बार कैसे नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनके एक हालिया बयान से समझ में आएगा। उन्होंने कल 5 प्रश्न पूछे, लेकिन उन 5 प्रश्नों में से जो उन्होंने संघ को लेकर कहा, उसे गौर से सुनने की जरूरत है। आप पहले पूरा बयान सुने अरविंद केजरीवाल का। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है
कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। ये विजय जी, कुछ उसी तरीके की कोशिश है लोकसभा चुनावों में। आप याद करिए जब अरविंद केजरीवाल योगी जी के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे थे, इस बार संघ के रास्ते जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है केजरीवाल साहब ने ये सवाल की, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उनके हिसाब से, लेकिन थोड़ी देर कर दी। अभी क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक थे ना उस वक्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक केरल में हुई थी, पलक्कड़ में। उसमें जेपी नड्डा साहब भी थे और आरएसएस के सभी संगठन भी थे। मुझे लगता है जो सवाल संघ को पूछने थे वो सवाल उन्होंने उनसे पूछ लिए, जो जवाब नड्डा साहब को या दूसरे लोगों को देने थे वो भी दे दिए, और ये उनके आपस का मामला है। लेकिन मुझे लग रहा है ये वो केजरीवाल साहब ने आज ये सवाल बिल्कुल ठीक टाइम पर पूछे। इन सवालों के बहाने वो आतिशी जी को भी शायद मैसेज दे रहे हैं कि बेटा जो है ना, बाप को आंखें दिखाने ना लगे। ये मैसेज शायद वो आतिशी जी को भी देना चाहते हैं कि भाई कुर्सी उसके बाद बदली, पहले ये सवाल है, क्योंकि सवाल कल पूछा था, कुर्सी वाला विजुअल आज आया है। तो क्या आतिशी जी ने रात भर में निर्णय लिया कि अरविंद जी ने मुझे संदेश दिया है? मतलब ये आप मानते हैं कि ऐसा संदेश है उनके लिए? नहीं, आप मतलब आप कह रहे हैं तो वो बात समझ में आ रही है ना। देखिए, ऐसे समय पे क्यों कहना, जो संघ को पूछना है उसके लिए कोई अरविंद केजरीवाल और क्या प्रेम उनका, जो करना है करें, वो करें, उसमें तो कोई नहीं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये एक लाइन जोड़ी अब, लेकिन इसमें एक और खतरा है। अरविंद जी उस ट्रैप में फंस गए। अब जब वो ये कह रहे हैं कि जहां से निकले वहीं दिखाने लगे, बहुत से लोग कहते हैं कि जो आंदोलन है उस वक्त रामलीला मैदान में संघ के स्वयंसेवक भी लगे थे। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था। लेकिन आज तो अरविंद जी खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए। जैसे केजरीवाल जी को पता नहीं उस आंदोलन के बारे में कि नहीं, किसने सपोर्ट अभी किया। वही भ्रष्टाचार तो उनको पता है, आप इसीलिए तो बताइए उनको कि आरएसएस ने उनको सपोर्ट किया। नहीं तो, लेकिन वो तो अन्ना हजारे को भी जानते हैं, लेकिन अन्ना हजारे भी बता रहे हैं ना कि भाई तुम भ्रष्टाचारी हो गए हो, तुम फंस गए हो। तो जो गुरु वाला मसला है तो यहां हो गया। तो मुझे लगता है ये सारे सवाल जितने पूछे वो अरविंद जी के ऊपर आते हैं। मैसेज आतिशी के ऊपर था, आतिशी ने रिसीव कर लिया समय से।